sure, seeing the pictures, you must have known that what is going to be discussed here. Hello, this is Amit and you all are welcome to your own study platform, Smart Study with Amit. So guys, today we are going to discuss the most important concept of our ancient history, that is Indus Valley Civilization. जी हाँ, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को न केवल भारत की बल्कि विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक माना जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि इस सभ्यता की खोज कब और कैसे हुई। इसके साथ ही यहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था, यहाँ की सफाई व्यवस्था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि इतनी फली फूली सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ आइए स्टार्ट करें। वास्तव में भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही प्रारंभ होता है। यह सभ्यता ईसा के जन्म से लगभग 2500 साल पहले फली फूली थी। तो आज के हिसाब से 4700 साल पहले यह सभ्यता भारत में विकसित थी। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी समकालीन 4 सभ्यताओं में सबसे ज्यादा नगरीकृत मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में 3 सभ्यताएं, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। बात उस समय की है जब आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व पंजाब प्रांत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय जब इंजीनियर्स लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उनको ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो रेलवे लाइन में ईंट बिछाते समय उनको किसी खंडर में से ईंट मिली और उन्होंने वहां से ईंटों को निकालकर रेलवे लाइन में बिछाना शुरू कर दिया। वास्तव में जो खंडर था वो कोई साधारण खंडर नहीं था, बल्कि वह तो हड़प्पा कालीन निर्मित सुनियोजित नगर थे, जिनकी ईंट निकालने के कारण उनमें से कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी थी। 80 वर्षों बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई प्रारंभ की तो उनको पता चला कि उनमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। और तब खुदाई में 2 नगर खोजे गए, जिनमें से एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदाड़ो। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास के किनारे पर विकसित हुई थी। इसके अलावा इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की खुदाई में सबसे पहले जो नगर खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा था। उसके बाद एक दूसरा नगर और खोजा गया जिसका नाम मोहनजोदाड़ो है। इसके अलावा भारत में पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो अधिकांश जगहों पर राखीगढ़ी, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, सुक्का गेंडोर ऐसे बहुत सारी साइट्स मिली हैं जो हड़प्पा के समय की हैं। और उन सभी साइट्स को हड़प्पा की डिस्कवरी के कारण हड़प्पा के स्थल या हड़प्पन साइट्स कहा जाता है। यहाँ कंपटीशन एग्जाम्स वालों के लिए 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कई बार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वास्तविक लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। साथ ही उनकी सन और खोजकर्ता का नाम भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी और वास्तव में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो की खोज अगले ही वर्ष 1922 में हुई, जिसके खोजकर्ता का नाम राखालदास बनर्जी है और ये सिंधु नदी के पंजाब के लड़काना जिले में स्थित है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था की। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन व्यवस्था के लिए जानी जाती है। आजकल के शहरों की तरह ही वहाँ नगर बसाए गए थे। आजकल तो ऐसा करना उतना कठिन नहीं है क्योंकि काफी विकास हो चुका है, लेकिन बात चौंकाने वाली ये है कि इतने वर्षों पूर्व यह सब कुछ कैसे संभव हुआ। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, जिसमें जो नगर पश्चिमी भाग में विभाजित था वह कुछ ऊंचाई पर बना था और छोटा था, जबकि पूर्वी भाग का क्षेत्र बड़ा था और नीचाई पर स्थित था। सिटाडेल, जो पश्चिमी भाग का छोटा क्षेत्र जो ऊंचाई पर स्थित था, उसको सिटाडेल बोला जाता है। माना जाता है कि यहाँ उच्च वर्ग के लोग वास करते थे, जबकि पूर्व दिशा वाला भाग जो अपेक्षाकृत बड़ा है वहां पर साधारण लोग या आम जनता निवास किया करती थी। इसके साथ ही
उच्च वाले भाग से, जिसको सिटाडेल बोला जाता है, वहाँ एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसको द ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। उस स्नानागार की विशेषता है कि वहाँ पर दोनों तरफ से पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। वह एक कुंड की आकृति का बना हुआ है। इसके अलावा वहाँ कुएं थे, तो माना जाता है कि कुओं से पानी भर के उसमें डाला जाता था और किसी विशेष अवसर पर सिंधु सभ्यता के लोग उसमें स्नान किया करते थे। इसके अलावा उसी उच्च भाग से बहुत सारे अन्न भंडार यानी कि ग्रेनरीज भी प्राप्त हुई हैं। तो माना जाता है कि जब वहाँ कोई उत्सव मनाया जाता था तो उस ग्रेनरी का वो लोग दान देने में या किसी दूसरे रिवाज में या रिचुअल में यूज किया करते थे। इस स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही पानी का रिसाव ना हो इसके लिए ऊपर से चारकोल की परत भी चढ़ाई गई है। तो ये स्नानागार इतनी मजबूती से बनाया गया है कि इतने वर्षों का समय भी इसकी एक ईंट को भी नहीं हिला पाया है। ये वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित इंजीनियर्स की अद्भुत कारीगरी है। वहीं कालीबंगा और लोथल के जैसे कुछ नगरों से कई स्थानों पर अग्निकुंड यानी कि हवन कुंड जैसे ढांचे भी प्राप्त हुए हैं। संभवतः वहां लोग किसी विशेष अवसर पर हवन या यज्ञ भी किया करते थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भवन, नाले और सड़कों की। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन प्रायः 1 मंजिल या 2 मंजिल के हुआ करते थे। हर घर के बीच में एक आंगन होता था, किनारों पर कमरे होते थे और कमरों के बाहर बरामदे हुआ करते थे। हर घर में एक स्नानागार होता था। घर का गंदा पानी निकालने के लिए बिल्कुल सीधी नालियां थी। नालियों में थोड़ा सा ढलान हुआ करता था। नालियां घर के बाहर छोटी नालियों में और वो छोटी नालियां नगर के बाहर बड़ी मेन होल में खुला करती थी। नगर के बाहर की नालियां हमेशा पत्थरों से ढकी रहा करती थी। उन पत्थरों में छोटे छोटे छेद, जिन्हें इंस्पेक्शन होल्स भी कहा जाता है, जिनमें से वो लोग नाली का फ्लो आउट चेक कर सकते थे। और जब भी नालियां गंदी हुआ करती थी तो उसको पत्थरों को हटा के साफ किया जाया करता था और दोबारा से ढक दिया करते थे ताकि गंदी बदबू ना उड़े। ये हड़प्पा वासियों की साफ सफाई के प्रति सजगता को सूचित करता है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की बात करें तो मालूम पड़ता है कि यहाँ उस समय भी ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, यानी कि सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटा करती थी और सड़कें इस तरीके से बनाई जाया करती थी कि हवा से सड़कें साफ हो जाती थी और कूड़ा सड़कों पर नहीं पड़ा रहता था। कई स्थानों पर सड़कों के किनारे मिट्टी के घड़े रख दिए जाया करते थे ताकि आने जाने वाले लोग वहां से पानी पी सकें। अब बात करते हैं किया जाता था। अगर शिक्षा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उच्च कोटि के शिक्षित माने जाते हैं। उन लोगों की अपनी खुद की एक लिपि और भाषा थी जिसको वो बोल भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे। हालांकि उनकी लिपि अधिकांश मिस्र की पुरानी लिपि की तरह चित्रात्मक है, किंतु आज भी वो पढ़ी नहीं जा सकी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ना आ जाए तो इस सभ्यता के तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठ जाएगा। इसके अलावा वे लोग काम काज के भी बड़े शौकीन थे। वो खाली समय में कढ़ाई का काम भी किया करते थे। खुदाई में जो एक पुजारी की मूर्ति मिली है उसके शॉल को देखकर मालूम पड़ता है कि वो लोग कढ़ाई यानी कि एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी किया करते थे। इसके अलावा वे लोग म्यूजिक यानी कि संगीत के भी बड़े शौकीन थे। संगीत और नृत्य के साथ भी अपना मन बहलाया करते थे। खुदाई में जो डेड बॉडी से कंकाल मिले हैं उसमें उनके जबड़ों के अंदर नकली दांत भी पाए गए हैं। इससे मालूम पड़ता है कि उस समय वहाँ की मेडिकल व्यवस्था या वहाँ का जो आयुर्विज्ञान तंत्र था वो बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था। इसके अलावा उनकी जो लिपि है वो बुस्ट्रोफेदन कहलाती है। बुस्ट्रोफेदन जैसे हम पर्शियन लैंग्वेज में सीधे से उल्टे हाथ की तरफ, उसके बाद उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं, इसी प्रकार से उनकी लिपि हुआ करती थी। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाजारों में बड़ी चहल पहल रहा करती होगी। वहाँ अधिकांश लोग दिन के समय में अपने अपने रोजगार में व्यस्त रहते थे। ईंटों के आकार को देखकर पता चलता है कि जिस प्रकार से वो ईंटें बनाई गई हैं उसको देख के मालूम पड़ा कि उनका गढ़ भी बड़ा मजबूत रहा होगा, क्योंकि सभी ईंटें एक समान भार की और एक समान नाप की प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा वहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अधिकांश लोग कृषि पर आधारित थे। वे एक ही समय में 2 फसलों को उगाना जानते थे, क्योंकि कई अलग अलग हड़प्पन साइट से जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्न संरक्षण का प्रयोग भी भली भांति जानते थे। वे सामग्रियों को
सुखाना और उसके बाद उसको भंडार करना यानी कि स्टोर करना भी अच्छी तरह से जानते थे। वे लोग न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों के साथ भी व्यापार किया करते थे। अलग अलग स्थलों पर मिली हुई सील या मोहरों से इस बात की पुष्टि होती है कि उनका व्यापार राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय भी था और माना जाता है कि वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आयात और निर्यात भी किया करते थे। संभवतः वे लोग तांबे का आयात राजस्थान से किया करते थे। उनके जो व्यापार थे वो मेसोपोटामिया या सुमेर के साथ थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन की। तो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख देवी मातृ देवी थी। वे मातृ देवी के साथ ही कुछ देवताओं की भी उपासना किया करते थे। हालांकि वहाँ खुदाई में मंदिर तो नहीं मिले हैं, परंतु कुछ विशेष प्रकार के धार्मिक स्थल प्राप्त हुए हैं जहाँ लोग पूजा अर्चना किया करते थे। इसके साथ ही वहाँ के लोगों के इष्ट देवता पशुपति या महादेव को माना जाता है, क्योंकि खुदाई में मिली सील या मोहरों पर एक ऐसी आकृति प्राप्त हुई है जिसमें एक योगी की मुद्रा में पद्मासन लगाए व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग, बाईं तरफ एक गैंडा, एक तरफ भैंस, एक तरफ हाथी और एक तरफ बाघ है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसके साथ ही पशुपतिनाथ वृक्ष, लिंग, योनि और पशु पूजा भी प्रचलित थी। वे लोग एक सींग वाले गैंडे यानी कि कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न की पूजा किया करते थे। इसके साथ ही एक कुबड़ वाले वृषभ यानी कि नंदी या बैल की उपासना के प्रतीक भी मिलते हैं। साथ ही लोग पीपल के वृक्ष की भी पूजा किया करते थे। माना जाता है कि ये लोग अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि भी दिया करते थे। इसके साथ ही ये लोग अंधविश्वास में यकीन करते थे, क्योंकि खुदाई में बहुत सारे ताबीज इस बात की गवाही देते हैं। जादू टोने, तंत्र मंत्र के साथ साथ ये लोग हवन और यज्ञ में विश्वास भी किया करते थे, क्योंकि लोथल और कालीबंगा के स्थलों से खुदाई के दौरान जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं वे इस बात की पुष्टि करती हैं। इसके साथ ही वे लोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग भी करते थे, क्योंकि खुदाई में कई स्थलों पर स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। अब बात करें कि अपने मृतकों का वो संस्कार किस प्रकार किया करते थे, तो माना जाता है कि अधिकांश जगह पर वे अपने मृतकों को दफनाया करते थे। उनका विश्वास था कि मृतक को मरने के बाद भी कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वे मरने वाले का संस्कार करते समय उसके साथ उसकी आवश्यक वस्तुएं जैसे खाने पीने की वस्तुएं या कुछ उसकी जो प्रिय वस्तुएं रहा करती थी उसको भी दफनाया करते थे। उनका मानना था कि आत्मा परलोक में जाके इन वस्तुओं का प्रयोग करती है। इस अध्याय का आखिरी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बारे में सभी इतिहासकार अभी तक एकमत नहीं है। अलग अलग इतिहासकार इस सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारणों को उत्तरदायी मानते हैं। कुछ इतिहासकारों की माने तो वे इस पर आर्यों का आक्रमण मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता समाप्त हुई। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि शायद यहाँ कोई महामारी फैली होगी जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या समाप्त हुई। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि शायद सिंधु ने या सरस्वती नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, जिसके कारण से यहाँ बाढ़ आ गई और यहाँ की जनसंख्या पूरी तरह वाइप आउट हो गई। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि भूगर्भीय यानी कि पृथ्वी के अंदर की प्लेट टेक्टोनिक स्थौली के कारण यहाँ शायद भूकंप आया होगा, जिसके कारण से यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया। इसके अलावा शायद जलवायु परिवर्तन या फिर बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों के काटे जाने के कारण भी यहाँ अकाल या सूखे जैसी स्थिति हो गई, जिसके कारण से ये सभ्यता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है हड़प्पा का। हड़प्पा की खोज सन 1921 में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोबरी जिले में स्थित है। सबसे अधिक स्वास्तिक चिन्ह यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अभिलेख युक्त मोहरें भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़ा अन्नगार का क्षेत्र भी हड़प्पा के स्थल से ही मिला है। इसके अलावा यहाँ एक स्त्री के गर्भ में से पौधा निकलता हुआ मूर्ति भी मिली है, जिसको संभवतः धरती माता की मूर्ति माना जाता है। इसके साथ ही इस आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिणी भाग से एक विशाल कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है, जिसे इतिहासकारों ने कब्रिस्तान ऐच का नाम दिया गया है। और यहाँ से एक पीतल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है।
अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरी महत्वपूर्ण स्थल की, जिसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। संभवतः यहाँ जब खुदाई हुई थी तो बड़े पैमाने पर यहाँ मानव के कंकाल नजर आए हैं। कुछ स्थलों पर तो खंभों पर लटके हुए भी इंसानों के कंकाल मिले हैं। इसके कारण ही इसे मोहनजोदारो या मुर्दों का टीला नाम दिया गया है। मोहनजोदारो की खोज हड़प्पा के अगले ही वर्ष 1922 में श्री राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। मोहनजोदारो से मिलने वाले प्रमुख स्थलों में सबसे बड़ा अन्नगार और स्नानागार महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यहाँ के मिले प्रमुख अवशेषों में कांसे की नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाला अलंकृत पुजारी, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति और सूती कपड़े के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। लोथल की खोज श्री S.R. राव के द्वारा 1957 में की गई। यह वर्तमान में गुजरात में अहमदाबाद के निकट भोगवा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो यहीं लोथल में स्थित था। इसके साथ ही यहाँ से घोड़े के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मनकों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वहीं धान और बाजरे के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहीं से 3 युगल शवाधान के कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ भी है। यह वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा की गई थी। रोपड़ के मकानों की यह विशेषता है कि यहाँ जो मकान प्राप्त हुए हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुला करते थे। इसके साथ ही यहाँ इंसानों के कंकालों की कब्रों में कुत्तों के भी साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। अगली बार फिर मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।